विद्यार्थियों सादर नमस्कार। यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए बीए, एमए कोई भी हिंदी की परीक्षा के लिए कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, समीक्षा, विचारधारा, लघु कहानी, लंबी कहानी, लघु उपन्यास, बड़ा उपन्यास, तमाम विषयों, तमाम विधाओं को समझने के लिए चैनल पर आइए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने मित्रों में शेयर करना है और जो भी आपके सवाल है प्लीज़ कमेंट कीजिए और अप्रिशिएट कीजिए। हम लोग प्रेमचंद का जो प्रसिद्ध उपन्यास गोदान उस पर परिचर्चा कर रहे थे और मैंने बहुत सारे वीडियो अलग अलग चैप्टर, अलग अलग पात्रों को लेकर के बना के डाला है और कोशिश ये की कि विस्तार से उस उपन्यास पर बातचीत की जाए ताकि उपन्यास जैसी विधा के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो भी दूर हो और उपन्यास किस प्रकार से हमारे समाज, जीवन और वक्त की हकीकत को बयां करता है और प्रेमचंद जैसा सहृदय और बड़ा कथाकार किस रेंज में अपनी बात कह जाता है और कहां तक पाठकों तक पहुंचता है, यह हम गोदान पढ़ करके पता लगा सकते हैं। और प्रेमचंद के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि प्रेमचंद को सामान्य पाठक पढ़ता है क्योंकि प्रेमचंद कोई कठिन लेखक नहीं है, निर्मल वर्मा की तरह या अज्ञे की तरह। अज्ञे के उपन्यास तो बहुत सरल सरल है लेकिन उनकी आलोचना और बाकी गद्य थोड़ा, उनके शब्द थोड़े संस्कृत से आते हैं ना, थोड़े क्लिष्ट लगते हैं। लेकिन प्रेमचंद बहुत सिंपल शब्द यूज करते हैं हमेशा, इसलिए उनके पाठक कौन है? लाइब्रेरी में काम करने वाला चौकीदार वो भी पढ़ता है उनको, तो वहाँ का प्रोफेसर भी पढ़ता है, तो विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, एक छोटा मोटा मजदूर भी पढ़ता है उनको। मैंने कहा ना कि जो गेट कीपर है, चौकीदार है, जो रात में नौकरियां करते हैं, चौकीदारी करते हैं, वो तमाम लोग प्रेमचंद को पढ़ पढ़ करके ही कहीं कि अपना समय पास करते हैं। उसी बहाने प्रेमचंद को पढ़ भी जाते हैं और समय भी निकल जाता है उनका। तो प्रेमचंद इतने सिंपल है, लेकिन देखिए सरलता की अपनी महानता क्या है वो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। अब हम अगले एपिसोड पर बातचीत करेंगे जिसमें मिर्जा खुर्शीद के माध्यम से गोबर जब शहर पहुंच जाता है तो कितना होशियार हो जाता है और कैसे पैसा जब उसके हाथ में आता है तो उसके विचार, उसकी सोच किस तरह से धीरे धीरे बदलने लगती है। मिर्जा खुर्शीद का हाथा क्लब भी है, कचहरी भी, अखाड़ा भी, दिन भर जमघट लगा रहता है। मोहल्ले मोहल्ले में अखाड़े के लिए कई जगह नहीं मिलती थी। मिर्जा ने एक छप्पर डलवाकर अखाड़ा बनवा दिया है। वहां नित्य 150 लंडतिये आ जुटते हैं। मिर्जा जी भी उनके साथ जोर करते हैं। मोहल्ले की पंचायत भी यही होती है। मियाँ बीबी और सास बहू और भाई भाई के झगड़े भी यही चुकाए जाते हैं। मोहल्ले के सामाजिक जीवन का यही केंद्र है और राजनीतिक आंदोलन का भी आए दिन सभाएं भी यहाँ होती रहती है। यही स्वयंसेवक टिकते हैं, यही उनमें प्रोग्राम बनते हैं, यहीं से नगर का राजनीतिक संचालन होता है। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुन ली गई, तब से इस स्थान की रौनक और भी बढ़ गई है। भाई मालती डॉक्टर ही नहीं है बल्कि उसमें की राजनीति में भी उसका हस्तक्षेप था, या कह सकते हैं कि उसका बोलबाला था। गोबर को यहाँ रहते हुए साल भर हो गया। अब वह सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं है। देखिए शहर की हवा कैसे लगती है और आदमी कैसे बदल जाता है। उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली और संसार का रंग ढंग भी कुछ समझने लगा है। मूल में वह अब भी देहाती है, पैसे को दांत से पकड़ता है, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता और परिश्रम से जी नहीं चुराता, न कभी हिम्मत हारता है। लेकिन शहर की हवा उसे भी लग गई है। उसने पहले महीने में तो केवल मजदूरी की और आधा पेट खाकर थोड़े से रुपए बचा लिए। फिर वह कचालू और मटर और दही बड़े के खोचे लगाने लगा। इधर ज्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। गर्मियों में शरबत और बर्फ की दुकान भी खोल दी। लेन देन में खरा हुआ था इसलिए उसकी साख जम गई। झाड़े आए तो उसने शरबत की दुकान उठा दी और गर्म चाय पिलाने लगा। अब उसकी रोजाना आमदनी 2.5-3 रुपए से कम नहीं है। उसने अंग्रेजी फैशन के बाल कटवा लिए हैं।
महीन धोती और शैम्पू पंप शू पहनता है, एक लाल ऊनी चादर खरीद ली है और पान सिगरेट का शौकीन हो गया है। सभाओं में आने जाने से उसे कुछ राजनीतिक और का भी ज्ञान हो चला है, राष्ट्र और वर्ग का अर्थ भी समझने लगा है। देखिए, जब आप पढ़े लिखे या कह सकते हैं कि देश दुनिया की जो कुछ समझदार विचार है उनसे जुड़ते हैं तो आपकी समझ भी तो बदलती है ना। आप चाहे अनपढ़ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके साथ भी यही होता है, ये सारी चीजें धीरे धीरे सीख जाता है। राष्ट्र क्या होता है, वर्ग क्या होता है, जाति क्या होती है, उन सारी चीजों को भी गोबर, देखिए गोबर किसी स्कूल में नहीं गया था, लेकिन सब कुछ सीख रहा है। इसलिए एटमॉस्फेयर, जिस वातावरण में हम रहते हैं ना, उसका हमेशा बहुत प्रभाव पड़ता है। हम किस तरह के लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनका सोचने समझने का तरीका क्या है दुनिया के बारे में, उसका बहुत फर्क पड़ता है। सामाजिक रूढ़ियों की प्रतिष्ठा और लोक निंदा का भय अब उसमें बहुत कम रह गया है। लोग क्या कहेंगे ये सब सोचना छोड़ दिया उसने। आए दिन पंचायतों में उसे निसंकोच बना दिया है। जिस बात के पीछे वह घर से दूर मुंह छिपाए पड़ा हुआ है, उसी उसी तरह की, बल्कि उससे भी कई निंदास्पद बातें यहाँ नित्य हुआ करती है और कोई भागता नहीं। फिर वही क्यों इतना डरे और मुंह चुराए। वो कह रहा है कि जो दुनिया से उसने भाई गर्भवती कर दिया उसने ना, मतलब पत्नी बना लिया मगर कुछ रीति रिवाज को निर्वाह किए हुए। तो कह रहा है कि ऐसा तो यहाँ रोज ही होता है, लोग अपने हिसाब से करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर मैं अपने आप को इतना हीन भावना से ग्रसित क्यों पा रहा हूँ। विधवा, मैंने तो विधवा को एक नया जीवन दिया, यानी विधवा को जीवन साथी बनाया, मैंने तो और भी अच्छा काम किया है, फिर मुझे शर्माना क्यों चाहिए, मुझे तो खुश होना चाहिए। तो उसके अंदर जो कुछ भय था, संकोच था, इस प्रकार की स्थिति थी, वो भी यहाँ का वातावरण देख करके, एटमोस्फेयर देख करके सब कुछ वो चीजें जैसे कह सकते हैं कि हवा हवा हो गई। और गोबर पूरी तरह से विचार और अपनी वेशभूषा और हर तरह से पूरी तरह से वो बदल जाता है, उसमें पूरी तरह से कहिए कि परिवर्तन घटित हो जाता है। इतने दिनों में उसने एक पैसा भी घर नहीं भेजा। वह माता पिता को रुपये पैसे के मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वे लोग तो रुपये पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गया करने की और अम्मा को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यर्थ के कामों के लिए उसके पास रुपये नहीं है। अब वो छोटा मोटा महाजन है, देखिए वो भी शहर में आ गया, कुछ पैसा एकत्र हो गया ना, तो वो भी पैसा सूद पे चला रहा है ना। हवा पानी देखने के बाद आदमी का व्यक्तित्व, उसकी सोच कैसे बदलती है। पड़ोस के एके वाले गाड़ी वालों और धोबियों को सूद पर रुपये उधार देता है। इस 10-11 महीने में ही उसने अपनी मेहनत और किफायत और पुरुषार्थ से अपना स्थान बना लिया है और अब दुनिया को भी यहाँ लाकर रखने की बात सोच रहा है। अब जो पत्नी है उसकी ना, ठीक ठाक पोजीशन बन गई उसकी मार्केट में, सोच रहा है कि उसको भी यहीं ले आए और एक ठीक ठाक जिंदगी जिए। तीसरे पहर का समय है, वह सड़क किनारे पर नहा कर आया और शाम के लिए आलू उबाल रहा है और मिर्जा खुर्शीद आकर द्वार पर खड़े हो गए। गोबर अब उनका नौकर नहीं है, पर अदब उसी तरह करता है और उनके लिए जान देने को तैयार रहता है। द्वार पर जाकर पूछा, क्या हुक्म है सरकार। गोबर, मिर्जा ने खड़े खड़े कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपये हो तो दे दो, आज 3 दिन से बोतल खाली पड़ी हुई है, जी बहुत बेचैन हो रहा है। अब खुर्शीद साहब थोड़ा शराब वराब पीने के आदी है, तो बोल रहे पैसा खत्म हो गया और कुछ जरूरत है पैसे की। अब देखिए गोबर उनको क्या जवाब देता है। गोबर ने इनके इसके पहले भी 2-3 बार मिर्जा जी को रुपये दिए थे, पर अब तक वसूल न कर सका था। तकाजा करते डरता था और मिर्जा जी रुपये लेकर देना जानते न थे। उनके हाथ में रुपये टिकते ही न थे, इधर आए उधर गायब। यह तो न कह सकता था मैं रुपये न दूंगा या मेरे पास रुपये नहीं। शराब की निंदा करने लगा, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते सरकार, क्या इसके पीने से कुछ फायदा होता है। मिर्जा जी ने कोठरी के अंदर खाट पर बैठते हुए कहा, तुम समझते हो मैं छोड़ना नहीं चाहता और शौक से पीता हूँ, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तुम अपने रुपए के लिए न डरो, मैं एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। अब मिर्जा साहब वो कहते हैं कि भाई कि हमारी स्थिति, मतलब मैं इसका एडिक्ट हो चुका हूँ, मैं इसके बगैर जी नहीं सकता हूँ भाई, और मैं तुम्हारे पेमेंट, तुम्हारा पैसा सब कुछ चुका दूंगा मैं।
गोबर अविचलित रहा। मैं सच कहता हूँ मालिक, मेरे पास इस समय रुपये होते तो आपसे इनकार न करता। 2 रुपये भी नहीं दे सकते? इस समय तो नहीं है। मेरी अंगूठी गिरो रख लो। कह रहे कि तुम्हें यकीन नहीं हो तो मेरी अंगूठी ले लो तुम, और क्या है। गोबर का मन ललचा उठा, मगर बात कैसे बदले। बोला, ये आप क्या कहते हैं मालिक, रुपये होते तो आपको दे देता, अंगूठी की कौन बात थी। मिर्जा ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भरकर कहा, मैं फिर तुमसे कभी न मांगूंगा गोबर, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैसियत बिगाड़ दी और भिखारी हो गया। अब मुझे जिद पड़ गई है कि चाहे भीख मांगनी पड़े, इसे छोड़ूंगा नहीं। अब मिर्जा साहब का बड़ा लंबा कारोबार था, लेकिन शराब पी पी करके उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया था। और कह रहे हैं कि बस अब क्या करना, अब तो इसी के साथ जीना है, इसी के साथ मरना है। जब गोबर ने अब की बार इनकार किया तो मिर्जा साहब निराश होकर चले गए। शहर में उनके हजारों मिलने वाले थे, कितने ही उनकी दौलत से बन गए थे, कितनों ही को गाड़े समय पर मदद की थी, पर ऐसे से वह मिलना भी न पसंद करते थे। उन्हें ऐसे हजारों लड़के मालूम थे जिससे वह समय समय पर रुपयों का ढेर लगा देते थे, पर पैसे की उनकी निगाह में कोई कदर न थी। उनके हाथ में रुपए जैसे काटते थे, किसी न किसी बहाने उड़ा कर उनका चित्त शांत होता था। देखिए, सब कुछ था, उन्होंने वो खूब पैसा कमाया, लेकिन पैसा कभी सेव नहीं किया। उनको रुपया उड़ाने की आदत थी, बहुत आदत थी। उसी के चक्कर में आज उनकी स्थिति कि उनके पास कोई पैसा नहीं है। बाकी ऐसा नहीं कि वो आलसी है, उनको पैसा कमाना नहीं आता है। देखिए, इसलिए पैसा कमाना एक अलग बात है, लेकिन पैसा बचाना एक दूसरी बात है। आदमी कितना भी पैसा कमाए, लेकिन अगर बचाएगा नहीं तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए अगर हम कम भी कमाते हैं, लेकिन अगर हम उसमें से भी कुछ सेव कर लेते हैं, तो हम समय के साथ कुछ पैसा बना सकते हैं, जो कि हमारे गाढ़े समय में, जो कि हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देता है। इसलिए भी पैसा आदमी को फिजूल नहीं खर्च करना चाहिए। जहाँ जरूरत है वहाँ उसको जरूर खर्च करना चाहिए, लेकिन अगर बहुत पैसा आ रहा है और वापस जा रहा है, आपके पास रुक नहीं रहा है, आप सेव नहीं कर रहे हैं, तो फिर भविष्य में बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें, हमारे परिवार, हमारे बच्चों, सबको करना पड़ेगा। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि हम फिजूल खर्ची ना करें। जहाँ जरूरत वहाँ जरूर खर्च करना चाहिए आदमी, और वो जरूरी है। गोबर आलू छीलने लगा। साल भर के अंदर ही वह इतना काया हो गया था और पैसा जोड़ने में इतना कुशल की अचरज होता था। जिस कोठरी में वह रह रहा है वह मिर्जा साहब ने दी है। इस कोठरी और बरामदे का किराया बड़ी आसानी से 5 रुपए मिल सकता थे। गोबर लगभग साल भर से उसमें रहता है, लेकिन मिर्जा ने न कभी किराया किराया मांगा, न उसने दिया। उन्हें शायद ख्याल भी न था कि इस कोठरी का भी कुछ किराया मिल सकता है। बहुत सीधे, मैंने कहा ना, उनको बहुत ही दिलफेक आदमी थे, इसलिए इस तरह की चीजों पे कभी ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने। थोड़ी देर में एक एके वाला रुपये मांगने आया। अलादीन नाम था, सिर पर गुटा हुआ, खिचड़ी दाढ़ी और काना। उसकी लड़की विदा हो रही थी। 5 रुपए की उसे जरूरत थी। गोबर ने 1 आना रुपया सूद पर दे दिए। कितना? 1 रुपये पर 1 आना सूद लेगा, वो ब्याज लेगा। 5 रुपए पर 5 आना हो गया, बस सूद पे दे दिए। अलादीन ने धन्यवाद देते हुए कहा, भैया अब बाल बच्चों को बुला लो, कब तक हाथ से ठोकते रहोगे। गोबर ने शहर के खर्च का रोना रोया। थोड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चलेगी। अलादीन बड़ी बीड़ी जलाता हुआ बोला, खर्च अल्लाह देगा भैया, सोचो कितना आराम मिलेगा। मैं तो कहता हूँ जितना तुम अकेले खर्च करते हो उसी में गृहस्थी चल जाएगी। औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है। खुदा कसम, जब मैं अकेला यहाँ रहता था तो चाहे कितना ही कमाऊं, खा पी कर सब बराबर। बीड़ी तंबाकू का भी पैसा न रहता था। उस पर हैरानी, थके मांदे आओ तो घोड़े को खिलाओ और टहलाओ, फिर नानबाई की दुकान पर दौड़ो। नाक में दम आ गया। जब से घरवाली आई है उसी कमाई में रोटियां भी निकल जाती है और आराम भी मिलता है। आखिर आदमी आराम के लिए ही तो कमाता है। जब जान खपाकर भी आराम न मिला तो जिंदगी ही गारत हो गई। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी भैया। जितनी देर में आलू और मटर उबालते हो उतनी देर में 2-4 प्याले चाय बेच लोगे। अब चाय 12 मास चलती है। रात को लौटोगे तो घरवाली पाँव दबाएगी,
सारी थकान मिट जाएगी। वो कह रहा है कि मतलब पारिवारिक जीवन का सुख क्या होता है उसके बारे में बता रहा है कि तुम अकेले क्या करोगे, पत्नी आएगी तो बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, रात में उसके साथ सोने का मौका मिलेगा, सुख मिलेगा, तो सारा दुख भूल जाओगे। ये बात गोबर के मन में बैठ गई, जी उचट हो गया, अब तो वो दुनिया को लाकर ही मानेगा। आलू चूल्हे पर चढ़े रह गए और उसने घर चलने की तैयारी कर ली थी। क्या करता है, घर चलने की तैयारी करता है भाई वो। बस घर जाना है भाई, गांव तो जाना ही पड़ेगा। और कैसे घर पहुंचता है और गांव में आकर के क्या तमाशा करता है और क्या लोगों को घुमाता है देखिए। इसीलिए होली का सामान भी लेता चले। कृपण लोगों में उत्सवों पर दिल खोलकर खर्च करने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें भी सजग हो गई थी। कृपण यानी कंजूस, गरीब लोगों में। अब गांव जा रहा है तो होली होली का त्योहार आ रहा है ना भाई, होली खेलेंगे। गांव में बड़ी धूमधाम से होली खेली जाती है और उत्तर भारत में तो इसका अलग ही जलवा है। इधर दक्षिण भारत में नहीं खेली जाती है। मैं अभी बेंगलोर शहर में हूँ और इसलिए यहाँ दक्षिण भारत की बात बार बार मैं करता हूँ कि यहाँ की कुछ चीजें अलग है उत्तर भारत से, और यहाँ की जो अलग चीजें हैं उन पर कभी बाद में बात करेंगे। उसमें भी सजग हो गई, आखिर इसी दिन के लिए तो कोड़ी कोड़ी जोड़ रहा था। वह माँ बहनों और दुनिया के लिए एक एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा, होली के लिए एक धोती और एक चादर, सोना के लिए तेल की शीशी ले जाएगा और एक जोड़ा चप्पल, रूपा के लिए जापानी चूड़ियां और दुनिया के लिए एक पिटारी जिसमें तेल, सिंदूर और आईना होगा, बच्चे के लिए टॉप और फ्रॉक जो बाजार में बना बनाया मिलता है। उसने रुपए निकाले और बाजार चला। अब देखिए घर जा रहा है ना, तो परिवार के लोगों के लिए खरीदारी करके ले जा रहा है, सबके लिए अपने। भाई साल भर से जा रहा है वापस घर पे। अब जब वापस लौट रहा था तो देखिए क्या युवती क्या बोलती है उसे। एक युवती ने मुस्कुरा कर कहा, मेहरिया को बिना लिए ना आना, नहीं घर घुसने न पाओगे। दूसरी प्रौढ़ा ने शिक्षा दी, हाँ क्या बहुत दिनों तक चूल्हा फूंकते रहोगे, ठिकाने से रोटी तो मिलेगी। गोबर ने सबको राम राम किया। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सभी ने मित्र भाव था। सब एक दूसरे के दुख दर्द के साथी। रोजा रखने वाले रोजा रखते थे, एकादशी रखने वाले एकादशी। कभी कभी विनोद भाव से एक दूसरे पर छींटे भी उड़ा लेते थे। गोबर अलादीन की नमाज को उठा बैठी कहता। अलादीन पीपल के नीचे स्थापित सैकड़ों छोटे छोटे शिवलिंगों को बटखरे बनाता, लेकिन सांप्रदायिक द्वेष का नाम भी न था। गोबर घर जा रहा है, सब उसे हंसी खुशी विदा करना चाहते हैं। अब देखिए कि ये वो समय भी था कि जब देखिए इसी के 35 में 36 में उपन्यास आता है और 47 में आप जानते हैं कि भारत आजाद होता है, लेकिन किस प्रकार से धर्म के नाम पर जब बंटवारा होता है तो उसमें कितने सारे लोग मारे जाते हैं। और प्रेमचंद यहाँ सच कह रहे हैं कि यहाँ सांप्रदायिकता जैसी कोई चीज नहीं थी, है ना। कोई सांप्रदायिकता का नामो निशान नहीं था, सब आराम से रहते थे। और ये देखिए सत्ता और पावर का खेल क्या है, ये सब बड़े लोगों का खेल है। वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, उनको पावर चाहिए, उनको वो अपने लिए सब कुछ खेल करते हैं। उसमें आम आदमी हमेशा ठगा जाता है और वो उनके पीछे रहता है और उसको हमेशा उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। आज आप ही देखिए, आपकी कोई तबीयत खराब हो जाएगा तो आपको कौन पूछने वाला है। अस्पताल में जाएंगे तो पैसा भरेंगे तो काम होगा, आपकी अप्रोच कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन वही कोई बड़ा आदमी जाएगा तो सब काम अपने आप हो जाएगा, उसके पास पैसा रहेगा, पावर रहेगा, पोजीशन रहेगा। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सेव करना है, अपनी आर्थिक स्थिति सही करना है, अपनी कंडीशन को सही करना है। कि नेता लोग, बड़े बड़े लोग तो बड़ी बड़ी बातें कुछ भी बोलते रहते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है। हमारी बिसात क्या है और हमारी औकात क्या है, इसलिए पहले हमें अपनी औकात बनाने की आवश्यकता है। अगर हमारी औकात हो जाएगी उसके बाद हम जो चाहे कर सकते हैं। इतने में भूरे एका लेकर आ गया। अभी दिन भर का धावा मारकर आया था। खबर मिली गोबर जा रहा है, वैसे ही एका इधर फेर दिया। घोड़े ने आपत्ति की, उसे कई चाबुक लगाए। गोबर ने एके पर सामान रखा। एका बड़ा पहुंचाने वाले गाड़ी गली के मोड़ तक पहुंचाने आए। तब गोबर ने सबको राम राम किया और एके पर बैठ गया। सड़क पर एका सर पर दौड़ा जा रहा था। गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था। भूरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त था और घोड़ा था पानीदार। घोड़ा चला जा रहा था। बात की बात में स्टेशन आ गया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमर से निकालकर
गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमर से निकालकर भूरे की तरफ बढ़ाकर कहा, लो, घर वालों के लिए मिठाई लेते जाना। भूरे ने कृतज्ञता भरे तिरस्कार से उसकी ओर देखा, तुम मुझे गैर समझते हो भैया। एक दिन जरा एक्के पर बैठ गए तो मैं तुमसे इनाम लूंगा। जहां तुम्हारा पसीना गिरे वहां खून गिराने को तैयार हूँ। इतना छोटा दिल नहीं पाया है। और ले भी लूं तो घरवाली मुझे जीता छोड़ेगी। गोबर ने फिर कुछ न कहा, लज्जित होकर अपना असबाब उतारा और टिकट लेने चल दिया। ठीक है, ये गोबर की वापस घर जा रहा है। और मैंने कहा नहीं कि छोटा मोटा जैसे कोई सूद पर पैसा चलाने वाला छोटा मोटा बनिया हो गया है वहां पर। इतना पैसा उसने वहां पे जाकर कमा लिया है। तो अब जिसके पास पैसा होता है, पावर होता है, दोस्तियां मित्रता अपने आप हो जाती है, लोग आपको अपने आप उसी निगाह से देखने लगते हैं। तो शहर से गोबर ने बहुत कुछ सीखा और समझे कि गोबर वापस पूरी तरह से अपने आप को बदलकर वापस गांव जा रहा है। तो आपने यहाँ तक सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले एपिसोड में हम गांव की क्या स्थिति है और गोबर गांव में जाकर के क्या क्या धमाल करता है उस पर बातचीत करेंगे।